हेलो। तो स्वागत है आप सभी का। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक टेबल है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है अकाउंटिंग का काम है, ट्रांजैक्शन से इंफॉर्मेशन तक पहुंचना। ठीक है, ट्रांजैक्शन से इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के प्रोसेस का नाम ही अकाउंटिंग है। और ये इन्फॉर्मेशन किस किस को चाहिए होती है, ये सभी यूज़र्स को जिनको चाहिए होती है उनको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। तो जो आपके कंपनी के ओनर हैं, मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजर्स हैं या फिर उसके एम्प्लॉय हैं, वो क्या हैं, इंटरनल यूज़र्स हैं। और जो भी अदर गवर्नमेंट है, ठीक है, या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जैसे सेबी है या और कोई जो कंपनीज़ को रेगुलेट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए IRDAI है, ठीक है, और कंपटीटर है, ठीक है, या बैंक है जो लोन देने वाले हैं, क्रेडिटर हैं, डेटर हैं, सप्लायर हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो क्या हो गए, एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये टेबल है, एक बार और हम इसकी बात कर लेते हैं। करंट ओनर्स जो हो गए वो इंटरनल यूज़र्स होंगे और उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको आगे की पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है। वो प्रॉफिट लॉस देखना चाहेंगे और करंट पोजीशन देखना चाहेंगे कंपनी की। उसी तरह सेम जो मैनेजर है वो भी इंटरनल यूज़र है और उसको अपने कैरियर के लिए देखना है कि ये कंपनी कहाँ खड़ी है। वो बेसिकली एम्प्लॉयर्स के एजेंट के रूप में काम करते हैं और उनको देखना है कि कंपनी कहाँ खड़ी है और आगे किस तरीके से चलने वाली है। ठीक है, तो अभी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और पिछले अकाउंटिंग पीरियड में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। गवर्नमेंट जैसे कि रेगुलेटरी है और वो बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट चाहती है, तो वो चाहेगी कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, जो भी उसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हैं, उनके हितों की रक्षा हो। ठीक है, और उसको अपना टैक्स भी वसूलना है, तो वो ये चाहेगी कि ये कंपनी टैक्स दे पाएगी या नहीं, ये उसको जानना है। ठीक है, तो उसको भी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है पिछले अकाउंटिंग पीरियड की। ठीक है, इसके बाद जैसे प्रोस्पेक्टिव ओनर हो गए जो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, और आगे देखना चाहते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट का क्या रहेगा, तो वो भी एक्सटर्नल यूज़र हैं। और वो क्या देखना चाहेंगे, यही चीज़ वो देखना चाहेंगे कि फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसके लिए अभी पोजीशन क्या है कंपनी की। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमाया है और आगे की पोजीशन क्या है। वैसे ही बैंक है, उसने लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको पीरियडिक रिटर्न चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो वो भी ये जानना चाहेगी कि किस तरीके से मेरे रिटर्न्स जो है मुझे मिलेंगे। इस कंपनी की लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कैश और नियर कैश, मींस कैश या असेट्स जो आपकी तुरंत से कैश में बदली जा सकती हैं, उनको मिला के हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो बैंक आपकी लिक्विडिटी में भी इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि अगर एकदम से आपसे उसको पैसा मांगना है तो आप कैसे दोगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी उसको जानना है, उसके लोन्स कितने सेफ़ हैं, उसका इंटरेस्ट कितना सेफ़ है, ये उसको जानना है। ठीक है, तो ये सब यूज़र्स को मोटा मोटा निकल के दो चीज़ें आई। ठीक है, जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उनकी लिए ज़रूरी भी है कि एक तो पास्ट जो परफॉर्मेंस है पिछले अकाउंटिंग पीरियड की वो बताएंगे, और दूसरा कि अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो आपको बैलेंस शीट से पता लगेगी कि उसका असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल के आधार पे अभी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिसिप्ट क्या होती है। तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस की बात हमने सेकंड लेक्चर में भी की थी बेसिक टर्म्स में, उसी में थोड़ा और डीप जाके आज हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है, कि किसी भी तरीके से आउटले, आपकी जेब से पैसा जा रहा है किसी भी तरीके से। ठीक है, वो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी जो आपकी है, यानी आपने किसी से लोन लिया हुआ है उसके लिए आप पे कर रहे हो, वो नहीं, उसके अलावा जिस भी तरीके से आपकी जेब से पैसा जा रहा है वो कहलाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है कि आपके जो लायबिलिटी हैं उनको चुकाने के अलावा जो भी पैसा जा रहा है, अब वो दो तरीके से जा सकता है, एक तो कैपिटल और एक रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स ये है कि जो आपकी डे टू डे बिजनेस में, आपके डे टू डे जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो पैसा जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका फर्नीचर है, अगर आपका बिज़नेस फर्नीचर का नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप फर्नीचर लेते हैं तो वो लंबा टिकेगा, उसका जो बेनिफिट है उस एक्सपेंडिचर का वो 1 साल से ज़्यादा है।
अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 साल है तो उस 1 साल से ज़्यादा है, आपने कोई नई बिल्डिंग ली, उसका एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा है, तो ये जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट में जाएंगे ऐसे एक्सपेंडिचर, वो होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर जो 1 साल के अंदर ही मीन्स अकाउंटिंग पीरियड में उनका बेनिफिट ख़त्म हो जाने वाला है, वो होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स छोटा पीरियड या फिर डे टू डे बिजनेस के लिए जो आ रहा है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे आपके जो बिज़नेस है उसमें फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, आपने कोई नई बिल्डिंग ली, आपने कोई नई मशीन ली, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपकी कैपेसिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यही जो इसके डिफरेंसेस हैं मेन अभी जो स्क्रीन पे हैं, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स्ड असेट या फिर कोई ऑपरेशन ऑफ बिजनेस के लिए आप यूज़ करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आपका डे टू डे कंडक्ट में यूज़ हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, मीन्स आप किसी की सैलरीज दे रहे हो, बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो वो रिकरिंग है। ठीक है, बार बार होने वाला है, फिक्स है वो। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग है, यानी ये बार बार होने वाला नहीं है। आपने एक बार ज़मीन खरीदी, आप अगली बार पता नहीं कब खरीदोगे। ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग है। तीसरा क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा बेनिफिट का है आपके एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया कि एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा उसका बेनिफिट जाएगा, जबकि रेवेन्यू का जो बेनिफिट है वो एक में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपके डेप्रिसिएशन होगा उसमें। ठीक है, जैसे आपने कोई भी असेट ली, कोई बिल्डिंग ली, कोई मशीन ली, तो उसमें डेप्रिसिएशन होगा, वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लास्ट में आउटस्टैंडिंग या उसका जो प्रीपेड अमाउंट आउटस्टैंडिंग में रहे या प्रीपेड में, वो लास्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तो आपका रहने वाला है बैलेंस शीट में एक बार किया तो। ठीक है, आप जितना भी टाइम उसका मानते हैं, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको अगर आप 5 साल 10 साल जितना भी मानते हैं आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उस हिसाब से वो डेप्रिसिएशन के हिसाब से बैलेंस शीट में चलता रहेगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लास्ट में ख़त्म हो जाने वाला है और वो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो या प्रीपेड हो, दोनों ही किसी भी तरीके से वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। ठीक है, ये दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, एक बैलेंस शीट और एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसकी आज हम बात करेंगे। तो देखिए क्या है कि ये तो हो ही गया, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे क्वेश्चन भी पूछा है पिछली बार यूपीएससी ने, कि कई बार ऐसा होता है कि उसको क्लासीफाई करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह किए भारी, ठीक है, 5 करोड़ के आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिए। अब उस एडवर्टाइजमेंट से आपका 1 साल तक की थोड़ी ना बिज़नेस आने वाला है, वो एडवर्टाइजमेंट से आपके बहुत ज़्यादा बिज़नेस आने वाला है, सालों तक आने वाला है। तो उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते, दिख तो वो यही रहा है, ठीक है, लेकिन उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते। इसलिए हम उसको एक नई टर्म देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यही आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी अगर खर्चा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्राइमरी बड़ा खर्चा है, तो उसको किस अकाउंट में डाला जाएगा, तो उसका आंसर था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मीन्स मतलब आपके डे टू डे के लिए आपने वो दिया एडवर्टाइजमेंट, लेकिन वो बहुत बड़े स्तर पे आपने दिया और उसका आपको फ़ायदा आगे भी मिलने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं रिसिप्ट्स की। तो जिस तरीके से हमने बात की एक्सपेंडिचर की, उसी का उल्टा है रिसिप्ट्स। आपके पास किसी भी तरह से पैसा जाता है तो वो एक्सपेंडिचर है, पुरानी लायबिलिटी को चुका रहे हैं उसको छोड़ के। उसी तरह आप किसी भी तरह से आपके पास पैसा आ रहा है, वो भी उसके भी 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास ऑब्लिगेशन हो जाए टू रिटर्न द मनी, मीन्स आप लोन ले रहे हैं बैंक से या फिर आप खुद की कैपिटल लेके आ रहे हैं, दोनों ही केस में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो गया कि आपको पैसा वापस करना है। ठीक है, या फिर आपने कोई फिक्स्ड असेट, कोई पुरानी असेट बेच दी, ठीक है, तब भी आपके पास ऑब्लिगेशन हो गया कि आपको पैसा जो है वो देना है। ठीक है, रिटर्न करना पड़ेगा। आपने कोई फिक्स्ड असेट बेच दी तो उसको फिर ख़रीदना ही पड़ेगा। आपने कोई लोन ले लिया, उसको चुकाना ही पड़ेगा। आप कैपिटल लेके आए हो, भले ही कैपिटल आपकी खुद की है, लेकिन फिर भी आपको उसको देना तो पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल भी यहाँ पे ओनर्स लायबिलिटी में काउंट होती है। तो ऐसी कोई भी रिसिप्ट जो
जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, वो एक हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने जो भी सेल की, ठीक है, या फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कमीशन मिलता है, कुछ भी ऐसा है जिसके लिए आपको पैसा रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो एक तरीका हो गया। तो ये दो तरीके से रिसिप्ट हो सकती है। एक तो आपके ऑब्लिगेशन हो जाए, आपकी जिम्मेदारी हो जाए कि आपको पैसा रिटर्न करना है, और दूसरा सेल्स जो है एक सिंपल तरीका है कि आपने कोई पैसा सेल की है आपके प्रोडक्ट की, तो आपको कोई पैसा वापस नहीं देना है, और आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है तो आपको पैसा वापस नहीं करना है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, या कि रिसिप्ट्स अगर की। आपने इधर उधर इनको दिखा दिया, जैसे कोई रिपेयरिंग आपने करवाई, ठीक है, मशीनरी, और आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, ठीक है, रेवेन्यू में नहीं दिखाया, जबकि किस में दिखाना चाहिए था, रेवेन्यू में दिखाना चाहिए था, ठीक है, आपने उसको नहीं दिखाया, तो आपका जो प्रॉफिट है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि 10 लाख जो है टोटल था, उसमें से 8 लाख एक्सपेंसेस था, तो प्रॉफिट जो है वो 2 लाख हो गया, लेकिन रेवेन्यू 10 लाख था और 8 लाख एक्सपेंसेस था, लेकिन उस 2 लाख में से 20,000 आपने गलत दिखा दिए थे मशीनरी के रिपेयर के, और वो जब जोड़ेंगे तो 1,80,000 ही प्रॉफिट रह जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो चेंज हो जाएगा अगर आप गलत दिखा दोगे, इसलिए इनको ध्यान रखना। प्रॉफिट गलत दिखाते ही क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल में, आपको डिविडेंड देने पड़ेंगे, आपको उस प्रॉफिट का जो है सरकार टैक्स उसी पे लगाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रॉफिट कम से कम दिखाना है, तो गलत दिखा दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा मेन टॉपिक है, उस पर आते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम क्या है, जो हमारे बैंक या कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स थे वो बेसिकली क्या जानना चाहते थे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले साल की और फाइनेंशियल पोजीशन अभी क्या है, ठीक है। इन दोनों के लिए हम जो है दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं मेनली, एक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और दूसरा है बैलेंस शीट। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। तो ये जो है इनकम स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है, और ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है प्रॉफिट और लॉस के रूप में आपकी बिजनेस की, ठीक है, कि पिछले साल उसने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, ये दिखाता है, ठीक है। और बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। तो आज हम बात करेंगे ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। बैलेंस शीट की बात अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये बनती है ट्रायल बैलेंस से और चीज़ों से। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस मीन्स जो आपकी लेजर, हमने जर्नल और लेजर की बात करी थी पिछले लेक्चर में, तो लेजर से फाइनली आप एक बना लोगे, ठीक है, डेबिट क्रेडिट में उसको दिखा दोगे, कैश है, कैपिटल है, जो भी है, ठीक है, उसको आप दिखा दोगे। और फाइनल अगर आपका टैली होता है, मतलब आपकी जर्नल से आप लेजर में जब एंट्री करते हो उसको पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, और पोस्टिंग में आप एज इट इज़ एंट्री करोगे, जो भी आपके जेब से पैसा जा रहा है उसको आप डेबिट में दिखाओगे, जो भी आ रहा है उसको आप क्रेडिट में दिखाओगे, ठीक है। तो उसके बाद आपकी फाइनल अगर टैली होती है तो उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और उसी के आधार पे फिर ये आगे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या टर्म्स आती हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहली टर्म जो है वो है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जो भी बिगनिंग में स्टॉक है किसी भी कंपनी का, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वही इस साल का ओपनिंग बनेगा, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक जो है ये डेबिट साइड रहता है। क्यों? क्योंकि पिछले साल का जो उत्पादन था उसमें आपका पैसा लगा हुआ था, उसका ये पार्ट है, ठीक है, जो पिछले साल बिके थे उनका ये पार्ट है, तो ये डेबिट साइड में रहता है। अभी हम सारे आइटम देख रहे हैं डेबिट साइड वाले। तो पहला ओपनिंग स्टॉक है, दूसरा है परचेज लेस रिटर्न। तो इसमें दो चीज़ आएंगी, एक तो आप जो परचेज़ करते हो कुछ भी, ठीक है, तो उसके लिए आप पैसा देते हो, तो इसलिए वो डेबिट में आएगा। और रिटर्न भी अगर जाता है, मीन्स आपने कुछ परचेज़ किया, ठीक है, और फिर आप उसको रिटर्न करते हो, जिसमें डेबिट नोट भी आप देते हो, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, तो उस केस में भी जो है ये जो आप वापस कर रहे हो वो पैसा आप हटाओगे, और लास्ट में जो निकलेगा उसको नेट परचेज बोलेंगे, और इसको आप जो है डेबिट साइड दिखाओगे। वेजेस आप पे कर रहे हो, डेबिट साइड दिखाओगे। कैरेज इनवार्ड्स, फ्राइट इनवार्ड्स, ये सब आप पे कर रहे हो। फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, पैकेजिंग मटेरियल, पैकिंग चार्जेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, जो भी आप पे कर रहे हो वो सब आप इंटरेस्ट, मतलब सब आप पे कर रहे हो, इसलिए आप उसको डेबिट साइड दिखाओगे। अब हम बात करते हैं रिपेयर्स है या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जो भी बचता है वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ जाता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मीन्स जो भी छोटी छोटी चीज़ें बच गई, जैसे मैंने आपको बोला था कि चाय, पानी या कुछ भी
आपका स्टेशनरी है उसको आप लास्ट में एक जो है सन्ड्री अकाउंट बोलते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस कह दो या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनमें आप लास्ट में दिखा दोगे क्योंकि जा रहे हैं इसलिए वो डेबिट साइड आएंगे। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट साइड क्या आएगा। तो सेल्स आपकी हुई है उससे आपको पैसा आता है, वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद में अगर आप रिटर्न भी कर देते हो, ठीक है, क्रेडिट नोट के साथ में, और फिर वो पैसा जो है कटता है तो लास्ट में उसको नेट सेल्स बोलते हैं, वो आपका क्रेडिट साइड आएगा फाइनली। और अदर इनकम किसी भी तरीके से, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, किसी भी तरीके से जो आपकी इनकम है उसको आप कहोगे अदर इनकम्स में आएगा और वो क्रेडिट साइड आपके आएगा, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज, जो भी आपके जितने भी इस तरह के अकाउंट हैं उनको फिर आप जो डिवाइडेशन बताया डेबिट क्रेडिट का उस तरीके से करके लास्ट में क्लोज कर दोगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको दिख रहा है सीधा सीधा, दो अकाउंट से मिलके बना है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वहाँ से आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ से आता है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या है, जो आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ है, डे टू डे आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ है, उनसे मतलब रखता है, ठीक है। तो यही आपका जो कुछ है ट्रेडिंग आपकी रोज़ हो रही है, इससे निकल के आता है ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में दो तरह के एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, जो भी आपके सीधे सीधे मतलब जा रहे हैं, जैसे कैरेज इनवार्ड्स, फ्राइट इनवार्ड्स। कैरेज मतलब माल ढुलाई उतरवाई, माल आया है उसकी आप मजदूरी दे रहे हो। फैक्ट्री की लाइटिंग है, कोल है, वाटर, फ्यूल, रॉयल्टी आप प्रोडक्शन पर दे रहे हो अगर कुछ भी, तो ये सब जो है आपका खर्चा है डायरेक्ट है, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होएगा, आप जो रेंट दे रहे हो बिल्डिंग का, ठीक है, और सैलरीज दे रहे हो, और बैड डेब्ट्स क्या होती है, जिसको बैंक में हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं, कि आपने लोन दिया है कोई और वो वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो ये बैड डेब्ट्स हो या फिर सैलरीज हो या फिर रेंट हो, जो आपके फिक्स है, जाना ही है, सैलरी हो गई, रेंट हो गई। बैड डेब्ट्स हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ रहता है, सबके पूरे पैसे वापस नहीं आते, कुछ ना कुछ पैसे अटकते ही हैं, उसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगी, बाकी सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जो है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम जो सेल्स हमारी टोटल हुई है उसमें से परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं सेल्स में से, तो वो हमारा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर ये जो इक्वेशन की सेकंड साइड है जिसमें आप सेल्स में से परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हो, अगर ये माइनस में है, ठीक है, तो ये ग्रॉस लॉस होगा। अगर ये प्रॉफिट में है, प्लस में है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं वो सीधे सीधे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और उस आधार पे फिर नेट प्रॉफिट बनता है। नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में आप अदर इनकम्स, ठीक है, और कोई भी अदर इनकम, क्योंकि हम जो है ग्रॉस प्रॉफिट में ओनली सेल्स और परचेज़ की बात कर रहे थे, ठीक है। अदर किसी भी तरह से आपकी इनकम है, ठीक है, जो हमने बात की इंटरेस्ट रेंट, डिविडेंड, किसी भी तरीके से अगर आपकी अदर इनकम है, वो सब इनकम जोड़ के उसमें से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके सैलरीज, बिल्डिंग का रेंट, बैड डेब्ट्स, ये सब आ गया, तो आपका जो लास्ट में बचता है वो नेट प्रॉफिट है, ठीक है। इसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज हम पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी जो लास्ट टर्म आती है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर इसको कहते हैं EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो आपकी पूरी कंपनी चल रही है सिर्फ उससे रिलेटेड आप कितना खर्चा कर रहे हो और उससे रिलेटेड आपको कितना गेन हो रहा है। इसमें सीधे सीधे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, यानी इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाले हैं और टैक्सेस जो आप देने वाले हैं दोनों हटा दिए गए हैं। सीधे सीधे ऑपरेशन की बात है कि आपकी कंपनी जो भी ऑपरेशन कर रही है उससे आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, मीन्स आप जो खर्चा उसमें कर रहे हो कंपनी के ऑपरेशन चलाने में, वो आपके प्रॉफिट में है, लॉस में, उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। इसको निकाला कैसे जाता है, जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला है
उसमें आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग के अलावा जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसको जोड़ के उसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर देते हो तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। मीन्स नेट प्रॉफिट में से हमने नॉन ऑपरेटिंग हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको जोड़ दिया और इनकम्स को माइनस कर दिया, तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज देखा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमको सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति में पता लगता है। सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस आज कहाँ खड़ा है, पिछले साल उसने क्या परफॉर्म किया है। ठीक है, दूसरा जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट, जिससे हमको पता लगता है कि आज इसकी पोजीशन क्या है। उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।